नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे ये जानने के लिए कि हमारा शरीर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे एनर्जी कैसे बनाता है। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन सवाल को लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या सांस लेना और श्वसन मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है? असल में ये दो अलग अलग एक दूसरे से जुड़ी हुई लेकिन अलग प्रक्रियाएं हैं। एक है फिजिकल मतलब मैकेनिकल और दूसरी है केमिकल। और यही सबसे बड़ा सबसे जरूरी फर्क है। देखिए, सांस लेना तो बस हवा को अंदर और बाहर ले जाने का काम है, लेकिन श्वसन वो केमिकल प्रोसेस है जो उस हवा से असल में एनर्जी निकालता है। तो अगर इसे हम बहुत आसान भाषा में समझें तो श्वसन का मतलब है ग्लूकोज का एक कंट्रोल्ड तरीके से जलना, या जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है? ताकि वो एनर्जी रिलीज हो सके जिससे हमारे शरीर के करोड़ों सेल्स को ताकत मिलती है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके आगे बढ़ेंगे ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और इस बात को पक्का करते हैं कि ये श्वसन यानी रेस्पिरेशन असल में है क्या। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि श्वसन क्या है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि एनर्जी बनाने के भी दो अलग अलग रास्ते हैं? आइए देखते हैं कि वो दो मेन तरीके कौन से हैं। ये टेबल देखिए, यहां हमें दोनों का एक बढ़िया साइड बाय साइड कंपैरिजन मिल जाता है। साफ दिख रहा है कि वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स 4 स्टेप वाला प्रोसेस है, जबकि अवायवीय यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2 स्टेप्स में हो जाता है, काफी सिंपल। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जो सिंपल है वो हमेशा बेहतर हो जरूरी नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है एनर्जी का आउटपुट। ऑक्सीजन की मदद से होने वाला वायवीय श्वसन ये जबरदस्त एनर्जी बनाता है, लगभग 36 से 38 एटीपी तक। एटीपी को आप हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवायवीय से सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। मतलब कितना बड़ा अंतर है। अच्छा, तो हमने एनर्जी बनाने के ये 2 रास्ते तो देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अलग अलग जानवर अपने माहौल के हिसाब से सांस लेने के लिए कैसे ढल गए हैं, कैसे उन्होंने खुद को अडैप्ट किया है। एक सिंपल से सेल की सतह से लेकर हमारे कॉम्प्लेक्स फेफड़ों तक आप देखिए, नेचर ने गैस एक्सचेंज के इस जरूरी काम के लिए कितने अलग अलग और कमाल के तरीके खोज निकाले हैं। और ये स्लाइड इसी चीज को बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसे मछलियां हैं, वो पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए अपने गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। वहीं कीड़े मकोड़े ट्रेकिया नाम के ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क यूज करते हैं। कितना कमाल का अडैप्टेशन है ना। चलिए अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसे हम सबसे अच्छे से जानते हैं, हमारा अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम एक सांस का पूरा रास्ता ट्रैक करेंगे, बिल्कुल नाक से शुरू होकर फेफड़ों के अंदर तक। ये डायग्राम देखिए, ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी हाईवे को दिखाता है। ये रास्ता नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और फेफड़ों के अंदर जाकर खत्म होता है। तो ये सफर शुरू होता है हमारी नाक यानी नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी से। ये एक तरह से एयर फिल्टर और एयर कंडीशनर का काम करते हैं। इसके बाद हवा पहुंचती है फैरिंग्स में, जो कि एक कॉमन रास्ता है खाने और सांस दोनों के लिए। यहां से आगे हवा हमारे वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स से गुजरती है और फिर ट्रैकिया या विंड पाइप में चली जाती है। ये जो ट्रैकिया है ना, ये कार्टिलेज की मजबूत रिंग्स की वजह से हमेशा खुली रहती है, पिचकती नहीं। अब ये ट्रैकिया आगे जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ट्यूब्स सीधे फेफड़ों के अंदर जाती हैं, जहां असल काम होता है। और इस पूरे प्रोसेस को पावर देती है हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे मौजूद एक बड़ी सी मसल, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो जो सांस लेने का फिजिकल एक्शन है ना, उसमें ये 2 उल्टे मूवमेंट शामिल होते हैं। जब हमें सांस अंदर लेनी होती है तो डायफ्राम सिकुड़ता है, और जब सांस बाहर छोड़नी होती है तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो हमने अभी तक पूरे सिस्टम को एक बड़े लेवल पर देखा। अब जरा जूम इन करते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और देखते हैं कि हमारे सेल्स एक सिंपल से शुगर मॉलिक्यूल को यूज करने लायक एनर्जी में बदलते कैसे हैं। ये पूरा प्रोसेस मेनली 3 स्टेप्स में होता है। इसकी शुरुआत होती है सेल के साइटोप्लाज्म में और ये खत्म होता है सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लूकोज टूटता है और थोड़ी सी एनर्जी बनती है।
इसके बाद अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और इससे 2 और एटीपी यानी एनर्जी यूनिट्स बन जाती हैं। लेकिन जो असली जैकपॉट है वो है आखिरी स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहीं पर सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, एक साथ पूरे 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो सवाल यह है कि यह सब समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब कुछ जरूरी फैक्ट्स और हेल्थ से जुड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये हमारी रोज की जिंदगी के लिए कितना मायने रखता है। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, जैसे हमारे फेफड़ों का जो सरफेस एरिया है वो करीब करीब एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा होता है, जरा सोचिए। और ये सांस लेने का पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। इसी की वजह से हम बिना सोचे भी लगातार सांस लेते रहते हैं। तो ये एक कमाल का नॉन स्टॉप चलने वाला प्रोसेस है जो हमारे हर काम को ताकत देता है। मतलब हर एक सांस जिंदगी और एनर्जी का सोर्स है। ये हमारे खरबों सेल्स को पावर देती है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी अगली सांस से किस चीज को ताकत देंगे।